हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और आप हैं 91.2 एनआईवीएच छलदून के प्लेटफॉर्म पर। और आपको पता है, एक चीज की बात जो इस वक्त पूरे देश में है वो है ग्लासगो पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स। यस। और हमारे 30 एथलीट इंडिया से जा रहे हैं अपने देश का परचम लहराने के लिए ग्लासगो में। लास्ट बार जो ग्लासगो में पैरालंपिक्स हुए थे या ओलंपिक्स हुए थे वो 2014 में हुए थे। तो एक लंबे समय के बाद ग्लासगो में हो रहे हैं और हम ये उम्मीद करेंगे हमारे जितने एथलीट वहाँ जा रहे हैं सब कमाल करें। एंड इसी कड़ी में आज मेरे साथ एक एथलीट है। इससे पहले कि मैं इनके बारे में बताऊं, आप लोगों के पास मौका है, जब तक मैं इनके मेडल्स बता रहा हूं जो जो इन्होंने अचीव किया है, तब तक आप सर्च करिए और नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहला जो गोल्ड इन्होंने जीता था, इसी साल जीता था नई दिल्ली में, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक पैरा गेम्स हुए थे। ग्रैंड प्री हुई थी बेसिकली नई दिल्ली में, वहाँ गोल्ड था। इसके अलावा इंडो ओपन चैंपियनशिप इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में खेला था, वहाँ पर भी गोल्ड था। सेकंड खेलो इंडिया में इनके पास सिल्वर मेडल है। एंड इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल भी है, जो एक मोरक्को में ग्रैंड प्री हुई थी, यानी कि पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री वहाँ पे हुई थी। इसके अलावा 23rd नेशनल चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज है और एक नेशनल पैरा गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल है। इतने सारे मेडल। और वर्ल्ड में अगर मैं लेटेस्ट बात करूं जुलाई में, तो इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में थर्ड की है। अब बता देता हूं ये कौन है और कौन सा गेम खेलते हैं। इतना समय मैंने आपको दे दिया जवाब देने के लिए। हमारे साथ शुभम है, यहीं से हैं, उत्तराखंड से हैं, यानी कि रुड़की से हैं, और खेलते हैं पैरा शॉटपुट F57 की कैटेगरी में। तो सर, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.2 एनआईवी छलदून के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा कि ग्लासगो है नज़दीक, या यूं कहें ग्लासगो की बात हम कर रहे हैं, तो कैसी तैयारियां आपकी चल रही हैं ग्लासगो पैरा गेम्स को लेकर? सर तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है एंड ग्लासगो में मेरे इवेंट में ही हम दो एथलीट जा रहे हैं, दोनों ही सेम इवेंट्स हैं एंड दोनों ही आर्मी से हैं। सूबेदार सोमन राणा साहब एंड मैं। तो हम दोनों की तैयारियां बहुत चल रही हैं एंड काफी क्लोज कंपटीशन होने वाला है वहाँ पे भी ग्लासगो में। हम्म। तो बड़ी ही खुशी है कि फर्स्ट हो या सेकंड मेडल आर्मी का आएगा, इंडिया का आएगा। यस। तो तैयारी तो गोल्ड की है, बाकी लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। बाकी तैयारी बढ़िया चल रही है। बिल्कुल, आपने बात की, आप भी शायद लांस नायक हैं आप, जी। अगर मैं सही बताऊं। और इसके अलावा आपने सोमन राणा की बात करी, हमने उनसे भी बातचीत की है। एंड तो कैसा आपकी बातचीत होती है? आप लोग मिले हो एक दूसरे से? क्या बातचीत अभी इवेंट को लेकर आप लोगों की चल रही है बेसिकली? सर हमारी तो इवेंट से रिलेटेड कुछ बातचीत नहीं होती है। ओके। बट हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं एंड जस्ट हमारे रूम भी अभी जस्ट बिल्कुल आमने सामने ही है। ओके। तो मतलब हम ऐसे इवेंट्स के बारे में बात नहीं करते, बट ऑफ द फील्ड हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। ऑन द फील्ड तो हम लड़ते हैं खैर एक ही चीज के लिए। यस यस। बट ऑफ द फील्ड हम सच ऐसे बात नहीं करते हैं कि मतलब इवेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हम एक साथ ट्रेनिंग करते हैं एंड हम्म। एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए, और आपका एक्सीडेंट हुआ था वो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करिए। सर मेरे क्योंकि फादर भी आर्मी में थे हम्म। एंड वो आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, तो देन वहीं से मुझे भी आर्मी में ज्वाइन करने का एक हम्म। पहले से ही एम था, ड्रीम था। हम्म। देन 2016 में मैं एनरोल हुआ बंगाल इंजीनियर्स रुड़की में हम्म। एंड फिर उसके बाद मैंने एग्जाम दिया आर्मी कैडेट कॉलेज का। ओके। देन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रिटर्न मेरा क्लियर हो गया था। देन इंटरव्यू में मैं स्क्रीन आउट हो गया हम्म। एंड देन सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा जस्ट इंटरव्यू था। इंटरव्यू से जस्ट 1 वीक पहले मेरा जो है वो एक्सीडेंट हो गया रुड़की में ही। हम्म। एंड वही था कि उस समय तो जब मैं हॉस्पिटल में भी था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब लाइफ में क्या करूंगा आगे, क्योंकि हम्म। वही होता है सबकी लाइफ में, गेम होता है कि हमें ये करना है एंड हम्म। अचानक से आपकी लाइफ में वो एम ही खत्म हो जाए। हम्म। तो उस समय काफी होपलेस था, एमलेस था। बट देन 28 जुलाई को ये चीज हुई, एक्सीडेंट, ओके। एंड मेरा एम्पुटेशन 31 जुलाई को हुआ। ओके। देन एक महीना मैंने घर पे रेस्ट किया एंड उसके बाद मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे भेजा गया फॉर द प्रोस्थेसिस। हम्म। एंड वहां पे जाके फिर मुझे आर्मी पैरालंपिक नोड के बारे में पता चला ओके। कि वहां पे हमारे आर्मी के कितने सारे एथलीट्स हैं जो बैटल कैजुअलिटी हैं हम्म। एंड जिनके किसी भी तरीके से जिनकी इंजरी हुई है, एम्पुटेशन हुआ है, अपर लिम्ब हुआ है, लोअर लिम्ब। हम्म। देन फिर वहां पे मैं
हमें पैरालंपिक नोट के बारे में पता चला। हम्म, And जैसे ही मेरा प्रोस्थेटिक का काम पूरा हुआ एंड मैंने आर्टिफिशियल लेग में चलना शुरू किया, हम्म, देन अगले ही साल 2023 में जून में मैं हमें पैरालंपिक नोट में हम्म, ट्रेनिंग के लिए चला गया। ओके। देन फिर वहां जब मैं पहुंचा तो वहां पे मुझे मेरे कोच जो थे सुब्धा मेजर, राकेश सिंह रावत, वो मिले, एंड जो एथलीट जो सोमन राणा एंड हुकाटो साहब, ये लोग भी वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। देन वहां से मेरी पूरी शॉर्टपुट की जर्नी शुरू हुई 2023 से। ओके। यस। तो सर, आप खुद भी मोटिवेट करते हैं, मैं पढ़ रहा था, आप खुद भी यूट्यूब पर अपना चैनल वगैरह शायद आप चलाते हैं, मैं अगर गलत हूँ तो यस। बताइए। तो नहीं नहीं ये चला। मोटिवेशन आपने लोगों को दिया है, आपने अपनी लाइफ से, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने खुद ही ये अभी बात बोली कि लाइफ रुक जाती है बट उसको रोकना नहीं है, उसको आगे बढ़ाते रहना है। हम्म। यस, बिल्कुल। अ, हम्म, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड जब मैं आर्टिफिशियल इंसेंटिव पुणे आया फॉर प्रोस्थेसिस, तो मैं जस्ट यूट्यूब पे मैं देखता रहता था वीडियोस वगैरह हम्म, प्रोस्थेसिस के, इंडिया में कौन लोग कैसे हम्म, प्रोस्थेटिक पहन रहे हैं, हम्म, कोई मुझे बताए कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए बहुत चीज वो नहीं, वो चीज बहुत नई थी। हम्म, एंड मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि प्रोस्थेटिक लेग होता क्या है, काम कैसे करता है, कौन सा हम्म, अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है, क्या चीजें हमें राइट। उसमें देखनी है नहीं देखनी है। तो मैं जब ये चीज सर्च करने लगा तो इंडिया में मुझे कोई मिला ही नहीं एक्चुअली में। ओके। ये कोई कंटेंट इस पे बना रहा हो हम्म, प्रोस्थेटिक लेग एंड आर्टिफिशियल लेग इस पे। तो हम्म, देन मैं भी वहाँ पे एक महीना मेरा पूरा मेजरमेंट वगैरह हुआ प्रोस्थेटिक का, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही शुरू करता हूँ। हम्म, एंड देन वहीं से, क्योंकि मेरे पास टाइम भी उस समय बहुत था एंड पहले से मेरे को वीडियोस वीडियोस बनाने का शौक था थोड़ा, राइट, तो देन वो दोनों चीजें एक साथ मिल गई मुझे एंड वहीं से फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड राइट। रही बात एमलेस एंड होपलेस की, तो वही होता है, काफी लोग मैंने देखे हैं जो मेरे साथ के भी हैं एंड मुझे मैसेज भी करते हैं, चैनल पे कमेंट भी करते हैं, तो उनका यही सबसे बड़ा वो रहता है कि हम इस चीज से निकले कैसे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जब तक आप पास्ट में रहोगे तब तक आप आगे कभी नहीं निकल पाओगे। तो सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि आप जो पास्ट में हो गया, क्योंकि वो चीज अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो होना था वो तो हो ही चुका है। बट रदर देन पास्ट में फोकस करने की बजाय आप अपने फ्यूचर पे फोकस करो कि अब आप क्या कर सकते हो। राइट। तो मैंने भी सेम चीज करी एंड शायद उसी का रीजन है कि मैं शायद वहां से जल्दी निकल पाया। यस, जल्दी। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और होती है, ये मैं आपके माध्यम से समझना चाहता हूँ। स्पोर्ट कहीं ना कहीं एक ये इफेक्ट डालता है, स्पोर्ट इसमें काम करता है। आप खुद भी स्पोर्ट्स में आए, और बहुत से लोग जो, चाहे वो कोई भी चीज़ स्पोर्ट्स को लेकर करें, चाहे वो फिजिकल स्पोर्ट्स करें, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और गेम्स खेलें, तो आप ये मानते हैं इस बात के कि स्पोर्ट आपको, आपकी जो हेल्पलेसनेस है, आपकी लोनेस है, उसको जो है कम करता है? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी देर के लिए एज अ हॉबी भी अगर आप हम्म, कुछ खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होता है एंड आप वो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम्म, बिल्कुल। एंड जी। एक चीज और है, आपका एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करता है इन चीजों से निकलने के लिए, क्योंकि मैं तो आर्मी में था एंड आर्मी में जब मैं आर्मी पहले भी मुड़ गया तो हम्म, एकदम मुझे सारे एथलीट वहां दिखे, कुछ कुछ ऐसे थे जो मेरे से भी ज्यादा जिनकी डिसेबिलिटीज है एंड स्टिल वो गेम स्पोर्ट्स के लिए मतलब बहुत इंटरेस्टेड थे। तो वही होता है कि जब आप देखते हो कि मेरे से भी ज्यादा डिसेबिलिटी वाले लोग एंड मुझसे भी बढ़िया कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन और आता है कि राइट, मैं तो फिर भी एटलीस्ट, और मेरी तो और कम डिसेबिलिटी है एंड मैं तो और चीजें भी कर सकता हूँ। राइट, राइट। तो सर, जैसे आपने बताया आप शॉट पुट से जुड़े, आपको पता लगा, तो इनिशियल आपको शॉट पुट मिला, या जब आप ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज में नहीं थे, इस फील्ड में नहीं थे, तब पहले से स्पोर्ट्स आपके साथ था कि आप इसी के बाद ही आए, या कैसे ये आपको मिला शॉट पुट, ये गाइडेंस, ये लाइन कैसे मिला? सर पहले से तो बचपन से तो मैं दो ही स्पोर्ट खेलता था, एक क्रिकेट एक फुटबॉल। हम्म। एंड क्रिकेट तो हर बच्चा यस। पैदा होते ही पहले बैट ही पकड़ता है, बट मैंने फुटबॉल भी खेला बचपन से बहुत ज्यादा। तो मैं स्कूल में भी टीम में था एंड देन मैं कॉलेज में भी था टीम में। एंड जब मैं आर्मी में enroll हुआ देन मैं अपनी यूनिट की टीम में भी था फुटबॉल में। तो मैं स्पोर्ट्स का तो पहले से था वो अंदर, बट हाँ थ्रोइंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। एंड जब मैं आर्मी पैरालंपिक नोड आया तो ऐसा नहीं है कि सीधा मैं शॉर्ट पुट मैंने जस्ट पकड़ा एंड शुरू कर दिया। मैं आया था एक्चुअली मैं आर्मी पैरालंपिक नोड में लॉन्ग जंप के लिए। ओके, मतलब प्रोस्थेटिक उस समय अबव नी एम्पुटी के लिए मिलना काफी मुश्किल था, ओके, ओके। क्योंकि इंडिया में जो है उसकी इंपोर्ट एंड उसकी सर्विसिंग वो बहुत मुश्किल था होना। तो मैंने फिर वो लॉन्ग जंप छोड़ा एंड देन मैंने सीटेड जेवलिन शुरू किया। देन जेवलिन भी मैं अच्छा कर रहा था, बट देन मेरे एल्बो में बहुत ज्यादा पेन होने लग गया तो मैंने वो छोड़ा। देन डिस्कस किया। डिस्कस
शुरू किया तो फिर वो ओलंपिक्स में नहीं था, देन उसको थोड़ा, फिर मैं शॉर्टपुट में आया। ओके। देन शॉर्टपुट में अच्छी चीज ये भी थी कि मेरे साथ जो दो एथलीट्स थे और भी शॉर्टपुट कर रहे, वो इंडिया के नंबर 1 नंबर 2 थे। राइट। तो देन मेरे लिए फिर और अच्छा हुआ कि एक वो था कि जब आपके साथ इंडिया के टॉप एथलीट्स सेम इवेंट कर रहे हैं तो आपको सीखने को बहुत चीजें मिलती हैं। एंड तो फिर वहीं से शॉर्टपुट का फिर मेरा ये हुआ, बट फर्स्ट चॉइस शॉर्टपुट नहीं थी, बट ये है कि चीजें शॉर्टपुट में लास्ट में शॉर्टपुट के लिए वर्क करी। बिल्कुल। नेशनल की मैंने सोमन सर से भी बात करी थी। हम जब नेशनल्स खेलते हैं तो हम एक साथ 2 इवेंट खेल सकते हैं। तो आपने भी हम्म। ऐसा किया नेशनल्स में कि केवल आप सिंगल हैंडली एक ही गेम को लेके चल रहे थे? नहीं सर, मैं तो मेरा पूरा फोकस अभी एक ही इवेंट पे है, दो इवेंट का मैंने सोचा नहीं अभी। हम्म। एंड ये इवेंट भी ऐसा है कि बहुत कॉम्पिटिटिव इवेंट है, तो हम्म। अच्छे खासे हम्म। राइट। कंपटीशन होता है इसमें, क्योंकि कई बार लोग दो इवेंट इसलिए भी करते हैं क्योंकि पैरा में क्या होता है, कई बार इवेंट हट जाते हैं क्योंकि उसमें इतना कंपटीशन नहीं होता, तो वो आईपीसी जो है वो इवेंट हटा देता है। देन हम्म। फिर वो जो एथलीट के लिए थोड़ा वो बहुत एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो अगले इवेंट के लिए फिर सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो इसलिए कुछ कुछ एथलीट जो है वो दो इवेंट साथ में करते हैं ताकि जस्ट इन केस आपको चेंज भी करना पड़ा तो एक इवेंट तो होगा आपके पास। बट राइट। ये वाला 57 शॉटपुट एक ऐसा इवेंट है इसमें बहुत कंपटीशन है, तो ये तो इतनी जल्दी हटेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बात की सोमन सर की और हकैडो जी की, दोनों 1 और 2 हैं, आप हम्म। थर्ड पर हो। मतलब ये तो एक प्राइड हम्म। की बात तो इंडिया के लिए कि हमारे टॉप 3 एटलीस्ट एक ही गेम के इंडिया से हैं। तो जी। ऑफ द फील्ड तो सर आपने बताया था, हमने बात कर रहे थे, नहीं बात होती। लेकिन आप हम्म। ऑन द फील्ड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे सीखते हैं, गेन करते हैं? क्योंकि हर एथलीट किसी ना किसी एथलीट से कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। जब आप देखते हैं कि आप ही 1 2 3 हैं, तो कंपटीशन तो आपस में भी होता ही है। सर सबसे बड़ी सीखने वाली चीज तो ये है कि मैं अभी जस्ट 30 ईयर्स का हूँ एंड वो 44 45 ईयर्स के हैं। एंड 35 में तो शायद उन्होंने गेम शुरू किया था, हम्म। एंड 45 तक अभी भी खेल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि एज अ पैरा एथलीट 45 ईयर्स तक खेलना ही हम्म। पहले तो सबसे बड़ी बात है आफ्टर हम्म। डिसेबिलिटी। हम्म। तो पहले तो यही है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक भी, एंड ये सीखने वाली बात है। दूसरा, बहुत चीजें ऐसी हुई हैं, सिचुएशन ऐसी बनी है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल हुकाटो साहब जब 2024 पैरालंपिक्स में गए थे पेरिस में, देन उनकी तबीयत वगैरह बहुत खराब हो गई थी, एंड स्टिल वो उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं करी, बट स्टिल उनका मेडल आया ब्रॉन्ज राइट। 2024 में। तो हम्म। कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ जब आपकी काम नहीं करती है या फिर आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ता है। तो उन्होंने शायद वही किया एंड इसीलिए उनका मेडल भी आया। हम्म। जबकि सुमन राणा साहब उस समय बहुत फिट थे, बट स्टिल उनका नहीं आ पाया मेडल। हम्म। अब वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आया, बट मैंने प्लस पॉइंट ये देखा कि ओगाडो साहब नहीं उस समय हम्म। परफॉर्मेंस परफॉर्म कर पा रहे थे, बट स्टिल उन्होंने जब मौका मिला ओलंपिक्स में वहां पे, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। हम्म। एंड राणा साहब की भी है, वो भी क्या बोलते हैं अभी 45 ईयर्स के हैं, बट हम्म। स्टिल उनको बहुत सारी अभी शुगर का भी इशू है, बीपी का भी इशू है, मतलब हम्म। एंड डिसेबिलिटी तो है ही, ये हम्म। राइट हम्म। बेलूनी एम्पुटेशन। तो इतनी सारी चीजों के बावजूद भी फोकस करना दोबारा गेम में एंड उसमें भी अच्छा करते रहना, तो वो भी राइट। बहुत बढ़िया बात है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र के नंबर को हावी नहीं होने देना गेम पे, ये सबसे बात है। हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल। करते रहना, उस पे फोकस रखना और करते रहना। तो सर आपका ट्रेनिंग रूटीन क्या रहता है? आप किस तरह से खुद को ट्रेन करते हो? सर ट्रेनिंग रूटीन तो हमारा वही रहता है। सुबह हम जिम वगैरह जाते हैं, एंड जिम में हमारा हैवी लिफ्ट वगैरह वेट हम्म। लिफ्टिंग होती है, हम्म। वेट ट्रेनिंग। हम्म। देन थ्रोज के सेशन हमारे शाम को ही होते हम्म। हैं। एंड हम होगाडो साहब, सोमानाना साहब, मैं हम एक साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। हमारे कोच भी एक ही हैं, सुबह मेजर राकेश सिंह रावत। हम्म। हम्म। तो हम तीनों एक साथ ही ट्रेन करते हैं। सुबह हमारा मेजोरिटी ऑफ द सेशंस हमारे जिम के होते हैं, देन शाम को हमारे थ्रोइंग सेशंस जो हम सीटेड करते हैं उसके हम्म। होते हैं। देन वीकली हम रिकवरी के सेशंस भी लेते रहते हैं, स्टीम बाथ, आइस हम्म। बाथ एंड हम्म। हम्म। मसाज वगैरह। तो यही रहता है रूटीन। ओके। ये ऑफ द एयर सवाल है मेरा आपसे, हम्म। क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ। सोमन सर ने मुझे बताया और मैं पढ़ भी रहा हूँ। कहीं कहा जा रहा है होकाडो सर जा रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है नहीं जा रहे हैं। आपकी नॉलेज में क्या है? ये ऑफ द ईयर सवाल है, हम इसको नहीं रखेंगे। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ, होकाडो सर जा रहे हैं पैरा कॉमनवेल्थ गेम में कि नहीं जा रहे हैं सर? नहीं नहीं, वो नहीं जा रहे हैं एक्चुअली। मैं जो उनकी रैंकिंग पहले मेरे से ऊपर थी, बट देन ग्रैंड पिक्स में मैंने जो थ्रो किया, हम्म।
उससे मेरी रैंकिंग जो है वो उनसे ऊपर आ गई 10 सेंटीमीटर ऊपर। दो देन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया ओके क्योंकि टॉप 2 ही एथलीट्स को ओके। कॉमनवेल्थ ने इनवाइट किया है, एंड उस समय मैं टॉप 2 पे था। ओके एंड जब मैं टॉप 3 पे आया हूँ तब तक जो टाइम पीरियड था जिसके बीच में सिलेक्शन होता वो निकल चुका था। ओके तो ओके। देन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट एशियंस में देखते हैं। यस तो यस यस। एशियन में तो उनका सिलेक्शन है हाँ ऑलरेडी। ओशन में तो है वो तो, आप हम्म। तो आप में जाओगे उसमें तो नंबर शायद नहीं होते इतने कि हाँ उसमें हाँ उसमें लिमिट नहीं है शायद। हाँ भाई। जी। जी। तो वापस सोन एयर पे आ जाते हैं। तो सर कैसा माहौल है आपके आसपास, आपके फ्रेंड फैमिली, किस तरह की एक्साइटमेंट है इन पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर? सर एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली सारे बहुत सपोर्टिव हैं, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग है सब पूरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच भी, क्योंकि 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड मैंने सोचा नहीं था कि 4 साल बाद मैं कॉमनवेल्थ खेल रहा हूँ। हम्म क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं बहुत छोटा था, मुझे थर्ड फोर्थ में रहूंगा, तो देन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने टीवी पे देखे थे, उसमें डीडी नेशनल पे आता था राइट राइट। जेएलएन में, एंड अभी कॉमनवेल्थ खेलने मैं ही जा रहा हूँ। हम्म तो मैं मानता हूँ कि मतलब बहुत बढ़िया है, एंड फ्रेंड्स फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक मैं घर नहीं जा पाता छुट्टी घर पे, क्योंकि ट्रेनिंग का इतना वो रहता है एंड पूरा साल ऐसे पैक रहता है कि लगातार चैंपियनशिप एंड हम्म। गेम्स वगैरह होते रहते हैं। तो थोड़ा उस समय फैमिली को भी सपोर्ट, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलना, तो फिर आप गेम पे अच्छे से फोकस कर पाते राइट, ये तो ज़रूरी है। जब फैमिली का साथ होता है, फ्रेंड्स का साथ होता है, तब थोड़ा आप एक्स्ट्रा मोटिवेटेड अपने आप को फील हैं। करते हाँ। हैं। यस। यस सर। सो अगर मैं बात करूं ग्लास आपके गेम के बारे में, पहले ग्लासगो में बाद में आऊंगा। गेम के बारे में तो हम अगर आम जनता को, लोगों को, हमारे देखने सुनने वालों को बताना हो आपको अपने गेम के बारे में, तो आप क्या बताओगे? गेम के बारे में जो मतलब मैं कैसे खेलता हूँ कि गेम यस। क्या है। हाँ, ये दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें, एक लोगों को ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, जो पहली बार देख सुन रहे होंगे उनको पता लग जाएगा, ताकि एक अवेयरनेस भी फैले और वो टीवी के साथ ग्लासगो को एंजॉय भी कर पाएं और आसानी से। मेरा गेम जो है वो है सीक्रेट शॉटपुट F57 कैटेगरी। तो सीक्रेट शॉटपुट में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो दोनों पैर होते हैं हम्म उनको जो है वो बेल्ट से स्ट्रैप कर देते हैं एक हम्म थ्रोइंग चेयर के ऊपर, हम्म एंड देन आपको बिना हिप उठाए 4 केजी का शॉट जो है उसे थ्रो करना पड़ता है। हम्म 57 जो कैटेगरी है इसमें 4 केजी का शॉट मिलता है, और इससे कम कैटेगरी फॉर एग्जांपल 55 54 में वो 3 केजी का शॉट मिलता है। ओके। तो 57 जो कैटेगरी है इसमें जो प्लेयर्स या एथलीट्स होते हैं उनकी डिसेबिलिटी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी जैसे है हम्म 57, तो उसमें जितने भी एथलीट्स होंगे या तो वो उनकी बिलो नी एम्पुटेशन होगा, अबव नी एम्पुटेशन का मतलब एक लेग, कहीं ना कहीं एक लेग में कुछ ना कुछ इशू होगा, देन वो सारे 57 में आते हैं। राइट। तो एंड 4 केजी का शॉट होता है, उसको थ्रो करना होता है। फाउल एक ही है कि आपका अगर हिप उठा या फिर कुछ भी गैप दिखा बीच में थ्रो करते समय, तो देन वो फाउल होता है। तो राइट। यही है 57 शॉटपुट की सीक्रेट शॉटपुट की कहानी। बाकी जैसे आप अलग 56 54 53 में जाओगे तो सेम चीज है, रूल सेम है, बस इम्प्लीमेंट जो है 3 केजी 4 केजी वो अलग होता है। बाकी पूरे सीक्रेट शॉटपुट में पूरे रूल्स यही हैं, सेम टू सेम। बिल्कुल। और जिस बॉल को आप उठाते हो शॉर्ट पुट में, मैं पढ़ रहा था, दोनों चाहे एबल बॉडी का कहें चाहे आपका, वो 4 केजी ही है शायद, उसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं जिस नहीं नहीं, हाँ। एबल का जो है वो 7.32 केजी का होता है। ओके। ठीक है। एंड वो तो स्टैंडिंग करते हैं, एंड हमारा सिटिंग में होता है, वो राइट। सिटिंग पोजीशन में, तो देन हमारा 4 केजी। लड़कियों का, वुमेन्स का सेम जो है 57 में वो 3 केजी का है। ओके। एंड वन मोर थिंग है, आपके पास एक होल्ड भी होता है, शायद छड़ी टाइप की होती है, वो बार टाइप का उसको बोलते हैं बेसिकली, जो आपको शायद रखना पड़ता है, शायद कंपलसरी नहीं है शायद, ऐसा है नहीं कुछ? नहीं नहीं, वो आप रख सकते हो, बट वो जनरली वो एथलीट्स यूज करते हैं जिनकी ना बैक में सपोर्ट नहीं होता है, ओके जिनकी ओके डिसेबिलिटी और ज्यादा होती है, ओके। एंड उनको पैरालिसिस होता है चेस्ट से या फिर एब्डोमेन से। तो देन वो क्या, जब शॉटपुट थ्रो करते हैं तो वो आगे पीछे का जो मूवमेंट है वो खुद की बैक के पावर से नहीं कर सकते, देन वो इसलिए एक हाथ से वो जो रॉड होती है उसको पकड़ के रखते हैं। बट क्योंकि हमारी कैटेगरी जो है उसमें सिर्फ एक पैर का इशू होता है, बाकी बॉडी पूरी फिट होती है, तो हमारे उसमें वो कोई वो होता है आगे रॉड वगैरह होती है वो कोई लगाता ही नहीं है, कोई उससे करता है, हम तो बिना उसकी थ्रो करते हैं। ओके। बिल्कुल, देखिए ये सारी चीज़ें एक एथलीट जो वहाँ compete कर रहा है वही बता सकता है।
तो थैंक यू सो मच ये बताने के लिए जी कि आपका गेम कैसा है, कैसे आप खेलते हो, क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो इससे लोगों को इजी पड़ेगा, जब वो नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे खेलते हुए तो उनके दिमाग में ये चीज़ें शायद जी सर। रहेंगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो सर जी आपका खुद का क्या अभी विजन चल रहा है ग्लासगो को लेकर? कुछ आप सोच रहे हो, किस तरह से फोकस कर रहे हो, कोई मेडिटेशन, या जब आप गेम खेलते हो तो किस तरह का आप फोकस लगाते हो, क्या करते हो, कैसा आपका अभी चल रहा है? जी। तो सर मेरा विजन तो यही है कि मैं वहां पे अच्छे थ्रोज करूँ, एंड हम्म, अच्छे थ्रोज हम्म, का मतलब डिस्टेंस भी, बट हम्म, वो ये कि जो मेरी टेक्निक है, जो मेरी प्रोसेस है थ्रो करने की पूरी, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली जो है डिस्टेंस भी अच्छी मिलेगी एंड हम्म, रिजल्ट भी अच्छा होगा। हम्म, बाकी ऑफ द फील्ड मैं विजुअलाइजेशन करता रहता हूँ थ्रोज की, एंड कि मुझे थ्रो कैसे करना है एंड मेरा बेस्ट थ्रो कैसा होगा, तो उसकी विजुअलाइजेशन करता रहता हूँ। तो हम्म, वो ये कि साथ में, क्योंकि मैं मेंटल कोचिंग भी लेता हम्म, हूँ, माइंड कोचिंग वगैरह से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो देन वो भी बहुत चीजें बताते हैं कि आप ऑफ द फील्ड रह के भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो हम्म, गेम की। एंड साथ ही जब मैं थ्रो भी करता हूँ तो मेरा फोकस उसी पे रहता है कि मैं कॉन्शियसली थ्रोज वगैरह करूँ, हम्म, रेदर देन क्या बोलते हैं कि आप बस थ्रो कर दो आप। मैं हम्म, उसको बिल्कुल कॉन्शियसली करता हूँ कि मैं मतलब क्या और अच्छा कर सकता हूँ अगले थ्रो में, and हम्म, इस थ्रो में क्या गड़बड़ हुई, तो ये सब चीजें ऑन द फील्ड भी चलती है, ऑफ द फील्ड भी चलती रहती है। ओके, राइट। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सबको, जब स्टार्ट किया था सर ने तो 11 मीटर से शुरुआत की थी, और जो जी 2026 में जब आपने किया वो 14.45 मीटर था। जी तो ये एक शायद नेशनल रिकॉर्ड है आपका। तो इस पर भी आपकी फोकस रहेगा कि नहीं, कि ठीक है थ्रो करना है, मेडल लाना है, या ये जो एक टारगेट है पैरा गेम्स का उसको भी आप देख रहे हैं, जो थ्रो की दूरी है? सर, मैंने 14.45 किया था दिल्ली में, हम्म, देन उसके बाद मैंने नेशनल्स में किया 14.776, हम्म, देन अभी ओपन नेशनल जो बैंगलोर में हुआ है उसमें मैंने किया 14.86। ओके, राइट। एंड मेरा यही टारगेट है कि मैं अगली बार जब मैं ग्लासगो में खेलूंगा तो वहाँ पे पर्सनल बेस्ट करूँ, एंड वही होता है कि जब आप अपने आप को ये कंपटीशन बना लेते हो तो अगली बार आप हम्म, अपने आप को हराओगे तो ऑटोमेटिकली एक दिन आएगा जब आप ऑटोमेटिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड तक भी पहुंचोगे। तो राइट। मेरा टारगेट वही है कि मैं ग्लासगो में खेलने जाता हूँ, वहाँ पे भी एक पर्सनल बेस्ट करूँ, हम्म, एंड वही है बेसिकली प्रोसेस जो है उसको उस पर फोकस करो एंड ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। जी। आपने शुरुआत में मुझे दो स्पोर्ट्स गिनाए थे, एक क्रिकेट और एक फुटबॉल। टाइम मिल पाता है, और जी आज तो जहां हम जब बात कर रहे हैं तो वनडे भी है, एंड इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है। तो आप फॉलो करते हो, उनसे हम्म, कुछ चीज़ें आप अपने गेम के लिए लेते हो। और एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं 1 2 3, दुनिया में भी और सारे प्लेयर्स हैं आपके गेम्स के। तो आप अपने इस गेम को इवॉल्व करने के लिए क्या अपने ही इवेंट के हाइलाइट्स या पुराने मैचेस वो आप देखते हो? हम्म, सर मैं अपने गेम की जो हाइलाइट्स वगैरह मैं देखता हूँ, आफ्टर द इवेंट देखता हम्म, हूँ, एंड देखता इसलिए हूँ कि कभी कि क्या मैंने थ्रोज में क्या हम्म, सही क्या क्या गलत किया है, मुझे अगली बार क्या इम्प्रूव करना हम्म, है। एंड क्रिकेट फुटबॉल का तो टाइम नहीं मिल पाता अब, हम्म, क्योंकि आजकल तो लोग इतना खेलते भी नहीं है क्रिकेट फुटबॉल। हम्म, पहले तो कोई लोग जितने लोग थे सब बाहर ही रहते थे, घर के अंदर कोई जाता था, बट अब सब फोन पे लगे जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, जब भी जैसे हमारा आमिर का नोड है पुणे में, तो कभी कभी संडे को हम क्रिकेट खेल लेते हैं वहाँ पे। ओके, एंड मैं तो अभी बैंगलोर में हूँ, अभी हमारे कैंप है कॉमर्स का, तो यहाँ पे हम जब टाइम मिलता है तो टेबल टेनिस वगैरह खेल लेते हैं, क्रिकेट फुटबॉल का तो नहीं हो पाता। हम्म, बट हाँ वही है कि हाँ, रेदर देन सीधे शॉर्ट पुट अगर टाइम मिलता है तो फिर हम कोई भी स्पोर्ट जो है खेल लेते हैं। जैसे अगर कुछ नहीं मिलता तो मैं मोबाइल में चेस तो खेल ही लेता हूँ। तो वही है कि नाइस। क्योंकि वही होता है, आप हम्म, थोड़ा आप अपने गेम से भी फोकस शिफ्ट कर पाते हो दूसरी तरफ, ताकि आपका माइंड सिर्फ एक ही जगह पे ना रहे, एंड वो चीजें। बिल्कुल। तो बात अब यहाँ पे ये आती है, टाइम आपको नहीं मिल पाता है और लोगों को भी हमें टाइम देना है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि एबल बॉडीज, क्रिकेट, फुटबॉल, चाहे हम कोई भी गेम कहें, बहुत ज़्यादा जो है मीडिया में आती हैं, उसकी खबरें आती हैं, उनकी बातचीत होती है। पैरा स्पोर्ट को स्पेस थोड़ा कम मिल पाता है। तो इस हम्म। पर आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए।
चाहे वो फिर एबल स्पोर्ट्स हो या पैरा स्पोर्ट्स हो, एंड एबल स्पोर्ट्स में भी चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो। बट वही होता है कि शायद लोग चीजें उसको इतना फोकस करते हैं शायद जिनसे उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट है, क्रिकेट से रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया को एंड बीसीसीआई को, तो सारे क्रिकेट्स में ही अपना क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं। एंड फुटबॉल इंडिया में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैरा स्पोर्ट्स को फोकस करो या पैरा स्पोर्ट्स को आप इम्पोर्टेंस दो इतनी, बट मैं ये कहूंगा कि सारे स्पोर्ट्स को ही अगर इंडिया इक्वली इम्पोर्टेंस दे तो इंडिया सारे स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, रेदर देन कि डोमिनेट करो आप सिर्फ क्रिकेट को एंड और स्पोर्ट्स में आप इतने अच्छे नहीं हो पा रहे। तो उसका रीजन यही है कि आप सबको इक्वली, आप एथलीट को एथलीट नहीं देख रहे हो, आप एक गेम को गेम देख रहे हो कि ये गेम है क्रिकेट एंड देन ये गेम नहीं है। तो सारे अगर आप स्पोर्ट्स को अगर आप एज ए स्पोर्ट की तरह लो एंड सबको इक्वली आप इम्पोर्टेंस एंड फंडिंग एंड सपोर्ट करो, तो देन वो चीज शायद हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हम सब में अच्छा करेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात की। फंडिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से भी ये अभी जो लोग हमें देख सुन रहे हैं, आपको जहाँ मौका मिले आप देखने जाइए स्पोर्ट्स। अगर आपके घर के आसपास हो रहा है तो ग्राउंड चले जाइए, और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैच आ रहा है तो उसको ज़रूर इंजॉय करिए। जो जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो सर, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो मैंने ना पूछी हो, आप बताना चाहो, आप बता सकते हैं। नहीं सर, आपने सारा ही कवर कर लिया अभी तो। बाकी मैं बस ये कहना चाहता हूँ सबसे कि जो भी देख रहे हैं या फिर जो भी किसी भी प्रॉब्लम से या फिर कोई भी किसी पर्सन को या कोई भी डिसेबिलिटी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, rather देन कि आप पास्ट में क्या हुआ मेरे साथ एंड मैं अब क्या नहीं कर सकता, उससे ज्यादा आप ये सोचो कि मैं अब कर क्या सकता हूँ। क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज है आज के टाइम पे। आज से अगर आप 15-20 साल पहले अगर आप देखते तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स में जाने की, तो दूर की बात है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, दूसरा जाने का सोच भी नहीं सकता था क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। बट आज के टाइम पे इतनी फैसिलिटी हो गई है एंड पैरा स्पोर्ट्स को भले ही इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा बट कुछ तो मिल रहा है, पहले जीरो से तो ऊपर है, ऊपर ही एटलीस्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, वो एक दूसरे को देखें एंड जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं एंड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। एंड आप भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बट वो ये कि आप फोकस करो अपने प्रेजेंट एंड आगे आने वाले फ्यूचर पे, एंड जो पास्ट में हुआ है उसे छोड़ दो। बिल्कुल, पास्ट को छोड़ना है, प्रेजेंट में रहना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये अच्छा मैसेज है, और इसी जी मैसेज पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, थैंक यू सो मच हमें प्रेजेंट में टाइम देने के लिए। और पास में हम नहीं मिल पाए, लेकिन इन फ्यूचर हम ज़रूर मिलेंगे। जब आप मेडल लेके आएंगे, आपसे एक बार फिर समय चुराएंगे हम, और वो जर्नी बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे, और शायद हमें वो मेडल यहाँ देखने को भी मिल जाएगा। तो सबसे बिल्कुल सर। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए हमारे प्रीशियस, क्योंकि हम आपसे बात कर पा रहे हैं इस गेम से पहले, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पर अंत में करूँगा, वाइंड अप इस बात से करूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा, और ज़रूर फॉलो करिएगा ग्लासगो पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स को। हर एक इवेंट देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। और आपके कोई सवाल हो मन में जो मैं ना पूछ पाया हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछिएगा। लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट पूरी पैरा एथलीट टीम को जो ग्लासगो में जा रही है। एंड अभी के लिए मैं आपसे कहता हूँ साइनिंग आउट। देखते सुनते रहिए 91.2 NIVH छलदून। अभी के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।